बच्चों नमस्कार। 10वीं की आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हम सभी के मन में ऐसी ही भावना आती होगी। लेकिन हमारी कुछ अच्छाइयाँ और हमारी कुछ बुराइयाँ हमारे देश के सम्मान को प्रभावित कर सकती हैं। वो किस तरह से? आइए एक पाठ के जरिए मैं आपको इस बात को समझाती हूँ। मैं आज आपको जो पाठ समझाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं और मेरा देश, और इस पाठ के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ के जरिए हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने देश को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जा सकते हैं और किस प्रकार हम अपने देश को पतन तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं और मेरा देश पाठ के लेखक का परिचय इस प्रकार है। इस पाठ के लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिला के देवबंद गांव में हुआ था। प्रारंभ से ही राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण आपको अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने बराबर कार्य दिया है। ज्ञानोदय का आप संपादन कर चुके हैं। आपने अपने लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिक स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की ज़रूरत का उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ न चाहिए। जो चाहिए वह सब मेरे पास है, मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारा बचपन बीतता है अपने आस पड़ोस में खेलकर, अपने पड़ोसियों की ममता पाकर, और उसके बाद हम लोग समाज में निकलते हैं, लोगों की हम सहायता करते हैं, लोग हमारी सहायता करते हैं, इस तरह से वे हमें सम्मान देते हैं और हम उनका आदर करते हैं। तो इस तरह से लेखक को लगता था कि मैं अब पूरा हो गया हूँ, यानी मनुष्य जीवन जीने का जो मुझे मौका मिला वह मैंने पूरी तरह से जी लिया। मैं पूरा मनुष्य हो गया और अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई? बच्चों, आगे इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि मैं जो अपने आप को पूरी तरह से एक संपूर्ण मनुष्य मान रहा था कि मेरी जिंदगी अब बहुत अच्छी तरह से बीत रही है, तो मेरे इस आनंद की दीवार में एक दरार पड़ गई। मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस और अपने आसपास इतना प्यार पाकर भी मेरी स्थिति बहुत हीन है, बहुत नीची है, बहुत निम्न है, यानी मेरा कहीं भी कोई भी अपमान कर सकता है। और उसने लेखक को लगा कि क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई? तो हाँ, उसे ऐसा ही लगा। बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है
और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में यह दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह दे रहा हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की, मानसिक विश्वासों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि मेरे मस्तिष्क में, मेरे मानस में एक भूचाल, एक भूकंप उठा। और वह भूकंप किस तरह का था? हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था और भूकंप में कहीं कोई धरती थोड़ी ही हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं इसमें एक थे हमारे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की ऐसी किरणें थी कि वे फूटती तो अपने मुग्ध हो जाते और पराए भौचक। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि अगर मैंने कुछ सोचने पर अपने आप को मजबूर किया, मेरे मस्तिष्क में अगर कोई भूचाल आया, कोई विचारों का आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन को लाने वाले थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। बेटे, लाला लाजपत राय जी एक स्वतंत्रता संग्रामी हुए हैं और उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। केसरी का अर्थ होता है शेर, तो उन्हें पंजाब का शेर कहकर पुकारा जाता था। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस और उनके नगर ने अपने सर्वोत्तम रत्नों की जोत उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की! क्या देखने में, क्या सुनने में वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था भला ऐसा जिस पर वे मिलते ही छा ना जाते? संसार के देशों में घूम कर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था जिसने मेरी पूर्णता की ठसक की अपूर्णता की कसक में बदल दिया। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि लाला लाजपत राय सारे संसार में घूमे थे और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मेरा जीवन आज भी अधूरा है। तो क्या कहा था लाला लाजपत राय ने? उनका अनुभव यह था, मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। तो बच्चों, इस तरह आप लोग समझ गए कि लाला लाजपत राय जी ने कहा कि मैं सारा संसार घूम आया, लेकिन जहाँ पर भी गया मुझे वो सम्मान नहीं मिला क्योंकि मेरा देश, मेरा भारतवर्ष गुलाम था, परतंत्र था। और इस एक वाक्य ने लेखक के मस्तिष्क में भूचाल ला दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें स्वतंत्रता लेनी ही होगी। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि मनुष्य के पास संसार एक ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। अर्थात मानव के पास यदि सारी सुख सुविधाएं हों परंतु उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, उसका देश गुलाम है, तो ये सारे उपहार भी उसे सम्मान नहीं दे पाएंगे। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप में सारे संसार का राज्य भी क्यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति की कमी आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि मैं अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे, जहाँ भी मैं हूँ,
भरोसा रहे। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है। अब यहाँ पर लेखक आमतौर पर जो लोग सोचते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम आमतौर पर यही कहते हैं कि एक आदमी अपने देश के लिए क्या कर सकता है। फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कारों से ही देश को कुछ बल दे दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग करके ही देश के काम आ सकता है। पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है न धनिक ही। फिर जो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो वह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है। यहाँ पर बच्चों लेखक ने एक उदाहरण दिया है भामाशाह का। तो आपको भामाशाह के बारे में मैं कुछ बता दूं। बेटे, महाराणा प्रताप जब मुगलों से हार कर जंगलों में अपने परिवार के साथ रहते थे तो वे इसी चिंता में थे कि किस तरह से अपना साम्राज्य वापस पाया जाए। उस समय उनके प्रधान और उनके बचपन के दोस्त भामाशाह ने अपनी सारी जीवन की संपत्ति, सारे अपने बहुमूल्य जो उनके पास रत्न थे वो सब कुछ देकर उन्होंने महाराणा प्रताप को इतना सक्षम किया कि उन्होंने दोबारा से युद्ध लड़ा और अपना राज्य प्राप्त किया। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि या तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो या फिर भामाशाह की तरह बहुत बड़ा धनवान हो, वो तो देश के लिए कुछ करे भी, हम क्या कर सकते हैं। यह आम लोगों की विचारधारा बताई है लेखक ने। आपका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है, इसमें संदेह नहीं, पर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़ी ही है कि आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लेखक कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम अकेले अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता से भरे हुए हैं। क्योंकि हमारा जो देश है वो तो एक विशाल समुद्र का तट है, किनारा है, जिस पर हर व्यक्ति के लिए स्थान है। लो एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो कोई एक काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे तो वे कैसे लड़ें। किसान ठीक खेती ना उपजाएं तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें। और लो, जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। यहाँ पर लेखक आगे कहना चाहते हैं कि हमारा जीवन एक युद्ध के समान है और ये ज़रूरी नहीं कि युद्ध में केवल सैनिक ही लड़ते हैं। यदि सैनिकों को रसद ना पहुँचे, अनाज ना पहुँचे, तो वो लड़ेंगे कैसे। और अनाज कौन उपजाता है बच्चों? किसान अनाज उपजाते हैं। कि यदि किसान ठीक से खेती नहीं करेंगे तो रसद पहुंचाने वाले क्या लेकर जाएंगे। यानी सभी अपनी अपनी तरह से अपने देश की सेवा में योगदान पाते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं कि युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। जय बोलने वालों का? हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का तो अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है। बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खील खील ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी न जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ। बच्चों, यहाँ पर लेखक आगे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई मैच चल रहा है तो खिलाड़ी तो खेल रहे हैं, लेकिन अगर तालियां बजाने वाले ना हों दर्शक जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो खिलाड़ियों को खेलने का जोश कहाँ से आएगा। वो और भी ज़्यादा जोश से खेलेंगे। इसी तरह से जब कवि सम्मेलन होते हैं या मुशायरे होते हैं तो वहाँ पर अगर दर्शक ना हो जो उनकी वाहवाह करते हैं, तो
तो उनको भी कविता सुनाने का मज़ा कैसे आएगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से सहायता कर सकता है देश को आगे बढ़ाने में। और जो कहावत है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेखक के अनुसार वो 100% झूठ है। मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का यह समय नहीं है, पर 2 छोटी कहानियाँ तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियाँ भी न प्रेमचंद की न एंटन चेखोव की। बच्चों, यहाँ पर नाम आया है प्रेमचंद का, जो भारत के हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी। और दूसरा नाम है एंटन चेखोव। ये रूसी साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने भी रचनाएं रची। 2 युवकों के जीवन की 2 घटनाएं हैं, पर उन 2 घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है कि आप बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उसे इतनी साफ नहीं देख सकते। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो वहां भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने वे शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है और उनके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो बच्चों, इस एक कहानी के माध्यम से, एक सच्ची कहानी के माध्यम से लेखक आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह जापान के एक अकेले युवक ने अपने देश का सम्मान बढ़ाया। यदि वो फल लाकर ना देता तो स्वामी रामतीर्थ ने तो भारत में आकर यही कहना था कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, लेकिन उस लड़के ने, उस युवक ने उन्हें फल देकर इस बात पर भरोसा दिलाया कि जापान में सब कुछ मिलता है। यानी उसने अपने देश का गौरव बढ़ाया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकेंगे। एक दूसरे देश का निवासी, एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने को लाया। बच्चों, सरकारी पुस्तकालय होती है गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइब्रेरी, जिसमें कोई भी आकर पुस्तक इशू करके उसे पढ़ सकता है। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। दुर्लभ का अर्थ होता है ऐसे चित्र जो बहुत कठिनाई से मिलते हैं। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। तो बच्चों, इस दूसरी घटना से आप लोग समझ चुके हो कि किस तरह से एक व्यक्ति ने, एक नवयुवक ने अपने देश के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इन घटनाओं से क्या ये स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का फल उसे ही नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल उसके देश को मिलता है। आगे लेखक कहते हैं, मैं अपने देश का एक नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं ही अपना देश हूँ। जैसे मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बात पर ध्यान देता हूँ,
वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बात पर ध्यान दूं, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से ही सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो हैं ही नहीं। तो बच्चों, यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मेरे देश को सम्मान प्राप्त हो। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। बच्चों, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो यह सोचकर ना करें कि यह तो छोटा सा काम है। यदि वो छोटा सा काम भी हम बहुत दिल लगाकर मेहनत से, अच्छी नीयत से करेंगे तो वह भी बहुत अच्छा काम गिना जाएगा। इसका एक उदाहरण एक कहानी के द्वारा लेखक आगे दे रहे हैं। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई गई। बच्चों, वर्षगांठ कहते हैं जन्मदिन को। देश के लोगों ने उस दिन लाखों रुपए के उपहार उन्हें भेंट किए। वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन के ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया है। बूढ़े ने कहा, मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूं, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन्हीं कपड़ों के नीचे चले आए और उन्होंने आदर के साथ बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी सी हंडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हंडिया को स्वयं खोला और उसमें 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद से भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचाया जाए। क्या वह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। तो देखा बच्चों, इस छोटी सी घटना से पता चलता है कि यदि अच्छी नीयत से कोई कार्य किया जाए तो वह बड़ा माना जाता है। हमारे देश में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रख वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि कुछ कह ही नहीं सका। बच्चों, भावमुग्ध का अर्थ होता है कि भावनाओं में बह गया। पंडित जी ने पूछा, क्या चाहते हो तुम? उसने कहा, यही कि आप इसे स्वीकार करें। प्रधानमंत्री ने उसका यह उपहार प्यार से स्वीकार किया और अपना एक फोटो दस्तखत करके यानी हस्ताक्षर करके उसे स्वयं भी उपहार में दिया। जिस दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते हैं, वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। तो बच्चों, देखा, इस उदाहरण के द्वारा भी लेखक बताना चाहते हैं कि एक साधारण किसान का उपहार स्वीकार करके प्रधानमंत्री ने उसे अपनी फोटो हस्ताक्षर करके दी, जो बड़े बड़े लोग पाने के लिए तरसते थे। और यह इसलिए क्योंकि उन्होंने उस किसान की भावनाओं का सम्मान किया था। आगे लेखक लिखते हैं, क्यों जी, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? अनुकूल का अर्थ है कि देश के अनुसार, देश के अच्छे के लिए है या नहीं। वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। सवाल क्या, बातचीत में आपने तो एक कीमती मोती ही जड़ दिया है। पर इसके उत्तर में सिर्फ हाँ या न से काम न चलेगा, मुझे थोड़ा विवरण देना पड़ेगा।
हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें, ये बहुत उचित है, बहुत सुंदर है। पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने देश की भीतरी दशा को ठीक ठीक ना समझ लें और उसे हमेशा अपने सामने न रखें। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम ये समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ कि आप मुझसे ये स्पष्टता मांग रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने कहना चाहा है कि मैं शक्ति बोध और सौंदर्य बोध की बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में ये विचार जरूर उठेगा कि आखिर शक्ति बोध और सौंदर्य बोध है क्या। तो इसे ही लेखक आगे समझाना चाहते हैं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, वह परेशानी है? साथ ही क्या इन स्थानों में या इसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देशों को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं? यहाँ लेखक आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, यानी अपने देश को आप कम साबित करते हैं और दूसरे देशों की तारीफें करते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप अपने देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों से देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है, यानी देश का जो मानसिक बल है उसका पतन हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात? बेटे, यहाँ पर शल्य का उदाहरण दिया गया है। महाभारत के युद्ध में दो तरफ से युद्ध हो रहा था, एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ पांडव थे। और जो शल्य था वह महाबली कर्ण का सारथी था। कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। जब भी कर्ण अपने पक्ष की विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। बच्चों, यहाँ जो उदाहरण दिया गया है कि महाबली कर्ण का सारथी शल्य था और जब भी कर्ण अच्छी तरह से तीरंदाजी करके अपनी विजय की घोषणा करता था तो शल्य क्या करता था, वो थोड़ा सा अर्जुन की अजेयता का वर्णन कर देता। अर्जुन जो पांडवों में से एक था, पांडव भाई था, वो शल्य कह देता कि अर्जुन तुमसे ज़्यादा अच्छा तीर चलाता है, अर्जुन तुमसे बेहतर धनुर्धर है। तो इस तरह की बातें जब बार बार वो करता था तो कर्ण का आत्मविश्वास भी डोल गया, जिससे वो बाद में पराजित हुआ। बच्चों, आमतौर पर ऐसा ही होता है। जब हम बार बार किसी को कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुमसे ये काम नहीं होगा, तो हम सामने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ कर रख देते हैं। यही बात देश के शक्तिबोध को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सिद्ध होती है। जब हम अपने देश की बुराइयां करते हैं, जब हम अपने देश में कहते हैं यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा, तो हम देश के शक्तिबोध को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते? तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह में गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में, जीनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर समय से लेट पहुंचते हैं? यह वचन देकर भी घर आने वालों को समय पर नहीं मिलते? और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है।
बच्चों, यहाँ पर अब लेखक ने बात की है सौंदर्य बोध की, कि अगर आप इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, अपने मुंह से गंदी बातें करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, होटलों में, धर्मशालाओं में, यहाँ वहाँ थूकते रहते हैं, यदि आपको किसी ने किसी उत्सव पर आमंत्रित किया तो वहाँ आप लेट पहुँचते हैं, तो इस तरह की बातें करके आप अपने देश के सौंदर्य बोध को आघात लगा रहे हैं, धक्का पहुँचा रहे हैं। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? अब आगे लेखक कहते हैं कि क्या ऐसी कोई कसौटी है, क्या ऐसा कोई नियम है जिससे हम लोग ये जान सकें कि देश के जो नागरिक हैं वो देश को ऊंचा उठा सकते हैं या उसे नीचे गिरा सकते हैं? हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा देश उच्च है और कौन सा देश नीचा है? लीजिए, चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक ये समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने आपको एक साधारण सा उत्तर दे दिया है कि कोई देश उच्च है या कोई देश हीन है। इसका पता किस तरह से चलेगा? इसका पता चलेगा उस देश के नागरिकों के चुनाव की प्रणाली से, कि अगर तो उस देश के नागरिकों को पता है कि सही व्यक्ति को मत देना है, वोट देना है, तो वो देश हमेशा तरक्की करेगा, हमेशा ऊंचाई पर रहेगा। लेकिन जिस देश के लोग गलत नारों के प्रभाव में आकर या गलत संगत में पड़कर या लालच में आकर किसी गलत व्यक्ति को वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, तो वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और वह देश हमेशा नीचा और हीन कहलाएगा। अंत में लेखक कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दें। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। तो अंत में लेखक यही कहते हैं कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है, हर नागरिक को चाहिए कि वह जब भी चुनाव हो, सही व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को अपना वोट दें, अपना मत दें, ताकि आगे चलकर सरकार भी अच्छी बने और आपको एक अच्छा दिशा निर्देश करने वाला शासन मिले और इस तरह से आपका देश जो है वो दिनों दिन तरक्की करता रहे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ का अभ्यास आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार से मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाइए। धन्यवाद।